In the previous class, we started with production function. Unit's name is production. And what is production? The process of value adding, process of adding utility, process of adding economic value, or you can also say that it is a process of converting physical input into a physical output, or it is a process of converting raw material into a finished good. This process is called production function. Then we moved on to time period. First, we can also give another classification to it. Factors of production. I already told you. हमने उस दिन किया भी था discuss कि there are two types of factors of production: primary factors of production and secondary. Primary, which are required in the earliest stage of business, and secondary, which comes in the later stage of the business. Primary and secondary. Then on time period, we discussed two types of factors: fixed factors and variable factors. During short run, some factors are fixed and some are variable during short run, because a producer cannot change or increase all the factors of production during short period of time. So some factors remains fixed and some remains variable, and variable factors can only be applied to increase the production, whereas in long run all factors are variable. Producer can increase all factors to increase production. So it was time period. Then we did this total product or total physical product, meaning of them, इनका meaning, average product or average physical product, marginal product and marginal physical product, इनका meaning. तो इनको मैंने आपको समझाया था. टोटल प्रोडक्शन मीन्स कुल उत्पादन, टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग एन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. एक निश्चित संख्या के वेरिएबल फैक्टर्स या लेबर को अप्लाई करने पर जो टोटल आउटपुट निकल रहा है, टोटल जितना प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा है, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. और इसको मैथमेटिकली निकालने के लिए समिशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट होता है हर एक ने कितना प्रोड्यूस किया. अगर 10 लेबर लगी है और सबने अलग, मतलब मान लो सबने 2-2 बोरी प्रोड्यूस किया है, तो टोटल प्रोडक्ट आपका 20 होगा. तो सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट गिव्स अस टोटल प्रोडक्ट. देन एवरेज प्रोडक्ट, मीनिंग एवरेज प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर अप्लाइड. पर यूनिट ही निकलेगा ना. जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल, ये वाला जो लिया था हमने, टोटल प्रोडक्ट है 20 बोरी, लेबर लगी थी 10, तो एवरेज आ गई 2 बोरी. आ गया ना. 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. तो आगे 2 वो वैल्यू है जो पर यूनिट है, हर एक की वैल्यू है कि हर एक ने इतना प्रोड्यूस किया जी. बीच में हो सकता है किसी ने 1 किया हो, किसी ने 4 किया हो, किसी ने आधी बोरी किया हो, किसी ने अलग अलग रहे. लेकिन जब हम एवरेज निकालेंगे तो पर यूनिट निकलेगा. तो वही इसकी डेफिनेशन है. एवरेज प्रोडक्ट या फिर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज अ फिजिकल प्रोडक्ट और आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड. प्रति लेबर जो आ रही है, सबके पर हेड आ रही है, वो एवरेज औसत उत्पादन. और मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल, ये इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट फिर रिपीट होगा अगले चैप्टर में. अगले यूनिट में आएगा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. उससे अगले यूनिट में आएगा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. लेकिन मतलब सबका सेम ही है. टोटल का मतलब कुल, टोटलिटी में. एवरेज का मतलब प्रति, पर हेड, औसत. और मार्जिनल मीन्स हर एक का. यहां पे प्रोडक्शन है, वहां कॉस्ट होगी, कहीं पर रेवेन्यू होगा, पर हेड. ये आ गया. अच्छा, इसमें कैसे लिखना है? एक मैं इसकी ना ऐसी डेफिनेशन आपको बताता हूं जो तीनों में ही फिट हो जाएगी. मार्जिनल प्रोडक्ट में भी, इसमें भी चलेगी. जब मार्जिनल कॉस्ट आएगी आप उसमें भी वही सेम यूज कर सकते हो लैंग्वेज. और मार्जिनल रेवेन्यू में भी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, लेकिन उसमें मत करना. इसी में आ जाओ. देखो ये था ना हमारा टेबल, देखो शायद जल्दी समझ आ जाए. ये उस दिन वाला टेबल है, अभी हम आ रहे थे इस पे. मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि ये 8 का, ये देखो यहां पर टोटल आउटपुट है 20,
सॉरी 12, 3 लेबर जब खेत में लगी हैं तो टोटल बोरी निकाल रहे हैं 12 और प्रति व्यक्ति लेबर आ रही है 4, क्योंकि 3/12 4 आएगा। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करना है 8 को, मार्जिनल प्रोडक्ट को, यही ना मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा। अब हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, तो ये 8 वही है ना जिसमें टोटल में एडिशन हुआ एक और लेबर लगाने के कारण। कुल में टोटल में जितनी वृद्धि हुई, देखो 12 से 20 हुआ था, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर इज मार्जिनल प्रोडक्ट। यहीं से उसकी डेफिनेशन बना लो कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग या अप्लाइंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिख दो या लेबर लिख दो, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। और निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बताया था ना आपको मैंने, टीपी ऑफ n माइनस n माइनस 1, मतलब ये अगला और ये n माइनस मतलब उससे पिछला वाला, मतलब ये मान लेते हैं हम टोटल प्रोडक्ट ऑफ n मतलब चौथा, और ये हो गया 4 माइनस 1 3, तो अगले में से पिछला, तो 20 माइनस 12 8, ये इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूले से डेफिनेशन है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ये वाला, हम किसी भी वैल्यू को ले लो, आप इसको 4 को ले लो, कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और लेबर। तो ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग और डेफिनेशन, वॉट एवर यू मे कॉल इट, फॉर्मूला भी। अच्छा, लॉन्ग रन शॉर्ट रन हो गया, मीनिंग हो गया। अब है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि ये लॉ है, सॉरी नियम है, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लॉ ऑलवेज स्टेट्स, लॉ तो अपने आप को दर्शाता है, बताता है, इट डज नॉट मीन, लेकिन ये नियम है प्रोडक्शन का, तो हमको तो नियम के अनुसार पढ़ना है। तो हम इसको प्रेजेंटेशन कि अपनी तरफ से जितना अच्छा एक्सप्रेस कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, वो हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। क्रिएटिव कितना भी हो सकते हैं हम, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट तो है नहीं बेटा। तो आपको अपना आंसर ऐसे लिखना हो, ऐसे लिखा दो। आपको आपका आंसर ऐसे एक्सप्लेन करना हो, जैसे मैंने एक दिन उस दिन समझाया था आपको, एक एग्जांपल लेके, ये वाला आप ऐसे करके समझा दो, आते हैं हम इस पे। और आप यू कैन ट्राई समथिंग डिफरेंट, बट वो एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि आपका आंसर उसमें एक्सप्लेन हो रहा हो, लेबलिंग करके आप जो बिहेवियर दिखाना चाह रहे हो आप पूरा एक्सप्लेन कर पा रहे हो, दैट इज द मेन मोटो। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था शॉर्ट रन का लॉ। पहले से लॉ की शर्तें क्या है, शर्तें मीन्स वही मान्यताएं, एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है कि कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, बाकी वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। जैसे इसमें तो हमने लैंड को फिक्स ले लिया और एक को वेरिएबल ले लिया, तो देयर आर सम फैक्टर्स फिक्स्ड, एक एजम्पशन, एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये दूसरी एजम्पशन। तीसरा, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो 2-3 लेबर हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और जो 7वीं 8वीं लास्ट में बाद में लेबर लग रही है वो कमज़ोर वाली लेबर है, तो इसलिए उनका प्रोडक्शन किसी का ज़्यादा और किसी का कम है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो पहले ही एज्यूम कर ले रहा है कि ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है एक समान, वो एक समान है। अच्छा, तीसरी असम्पशन की शॉर्ट रन है, 4 होगी ना। पहला कि ये शॉर्ट रन में ऑपरेट हो रहा है, देयर इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन, दिस इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये पहली असम्पशन है उसकी। सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम आर वेरिएबल, ऑल लेबर आर होमोजीनियस, मतलब उनकी कैपेबिलिटी, स्किल, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, दे आर ऑल सेम। फिर मुझे एक और याद आ गई, डिविजिबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर डिविजिबल है जी। अगर लेबर एक एक करके ना लग पाती और दर्जनों में लगती, फर्स्ट डजन का बैच, सेकंड डजन, मतलब 12 पहले 12 फिर एक और 12, ऐसे से जार लग रही होती लेबर, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलना था? मार्जिनल तो होता है एक का कंट्रीब्यूशन, कि एक ने कितना प्रोड्यूस किया, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए ही उसने एज्यूम कर लिया कि लेबर इज डिविजिबल, कि हम उसको एक एक इकाई करके अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये उसकी शर्तें हैं, असम्पशंस हैं। और लॉ पे आ जाओ, व्हाट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल, अच्छा नाम ही इसका क्या है,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील आगतें, किसके बीच में प्रोपोर्शन चेंज हो रही है? देयर इज अ चेंज इन प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। इनके बीच की रेशियो चेंज हो रही है। देखो हो तो रही है, लैंड जो है या फिक्स्ड फैक्टर है वो तो फिक्स है, 1 एकड़ लैंड, लेकिन जैसे हम उस पर लेबर अप्लाई करते जा रहे हैं तो पहले रेशियो हो जा रही है 1:1, मतलब 1 एकड़ ऑफ लैंड रेशियो 1 लेबर, फिर आ जा रही है 1:2, 1:3, 1:4, 1:1, ये तो रेशियो ऐसे बनती जा रही है। तो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो वेरी नहीं कर रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें, इसलिए इस लॉ का ही नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बिकॉज द प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग। यू वॉन्ट फाइंड, आप किसी भी बुक में ढूंढ लो आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये खुद कॉमन सेंस से समझ में आनी चाहिए चीजें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अच्छा सिंस इट्स अ, कोई बात नहीं आकाश, सिंस इट्स अ शॉर्ट रन, so there are 2 types of factors and we in our case to explain or express this answer हम मान लेते हैं लैंड को फिक्स्ड फैक्टर और उस पर लेबर हम वेरिएबल मान लेते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू राइट द आंसर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फिनोमिना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, since it is operating in the short run, there are 2 types of factors, fixed factors and variable factors, and if producer wants to produce more, he can only increase variable factors accordingly, या full stop लगा के लिख लो, when variable factors are applied on a given fixed factor या constant fixed factor, the total production behave in 3 different ways. That is, initially it increases at a faster rate, which is also known as law of increasing returns to a factor. इसको भी नाम दे दिया लॉ ही उन्होंने, फर्स्ट स्टेज को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हालांकि स्टेज है वो। एंड इफ फर्दर वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट इज every next unit of labor is producing less than the previous one, and then total product reaches its maximum. Okay? Third, this stage is called law of decreasing returns to a factor, क्योंकि उसमें रेट डिक्रीज हो रहा है। किसी बुक में इसको कांस्टेंट लिखा हुआ है, वो गलत है बेटा। कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वर्ड जो यूज होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। वो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन वाला लॉ। पहले आपकी किताब में होता था लॉन्ग रन वाला लॉ भी एक, रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं उसको, वो आपका 3 साल पहले डिलीट हो गया हुआ है। तो वही टर्मिनोलॉजी कई किताबों वाले यूज कर लेते हैं सेकंड स्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए। लॉ ऑफ, इसको लिख देते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। कांस्टेंट नहीं है बेटा, उसमें परसेंटेज वाला चक्कर है, इसलिए उसमें चलता था। तो इसमें तो डिक्रीज हो रहा है रेट, हर अगला लेबर कम प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका स्टेज का लिखना है आपने लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और थर्ड स्टेज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, इन 3 स्टेजेस में, so these are the 3 stages। और फिर आप पकड़ लो स्टेज 1। इन दिस स्टेज, in this stage, initially when the fixed factor is totally vacant and unutilized, when labor is applied, the initial doses of labor shows higher productivity। देखो कुल उत्पादन इतना है, ये है ना स्केल इसका, ये इतना वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पा रहा है खेत, लेकिन पहले 4 आदमी ही इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं, लास्ट वाले 4 तो बस इतना से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, पहले 4 ही इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्केल है ना, क्योंकि वो फिक्स्ड फैक्टर टोटली अनयूटिलाइज्ड था और वो यूटिलाइज होना शुरू हुआ, और वेरिएबल फैक्टर्स अप्लाई करने पर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी आने लगी। इसके वजह से ही द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस वेरी स्टीपली। स्टीपली मीन्स, देखो ये जो लाइन ड्रॉ की थी मैंने, ये अगली वाली इससे लंबी है, अगली वाली इससे और लंबी है, अगली वाली इससे और लंबी है, पर ऐसे समझाने के बजाय अब आपको डिमांड पड़ चुके हो, आपको स्लोप से ही समझ में आ जाना चाहिए। स्टीपर द स्लोप, फास्टर इज द रेट, और जेंटलर द स्लोप, स्लोअर इज द रेट। सेकंड स्टेज में यही तो हो रहा है। देखो प्रोडक्शन पहले ने ज़्यादा, 5वें लेबर ने इतना प्रोड्यूस किया, ये इतना, अगले लेबर ने और कम प्रोड्यूस किया, अगले ने और कम प्रोड्यूस किया, फिर अगले वाले ने तो 0 पे आ गया। तो ये 3 स्टेजेस हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और डिक्रीजिंग ही समझा रहा था मैं, क्योंकि देखो रेट डिक्रीज हो रहा है,
ज़्यादा, कम कम, जीरो, तो ये डिक्रीजिंग रेट है. एंड हेयर प्रोड्यूसर रीचेज इट्स ऑप्टिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन. एंड अ प्रूडेंट और अ रैशनल प्रोड्यूसर शुड स्टिक टू दिस कॉम्बिनेशन. ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कि 1 एकड़ जमीन पर 8 लेबर लगाओ तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन यहां हो रही है, सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्शन यहां हो रही है. सो इसका एक और उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी हुई है, इसको कहा जाता है आइडियल फैक्टर रेशियो. वो जो रेशियो थी ना 1:1, 1:2, 1:3, इनमें से सबसे आइडियल कौन सी है, तो हमारा निकल आया 1:8 कि 1 एकड़ जमीन और 8 लेबर. दैट इज आइडियल फैक्टर रेशियो, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, सबसे ज़्यादा आउटपुट निकल रही है. सो ये 3 स्टेजेस में आपने लॉ को एक्सप्लेन करना है. फिर उसको यही बिहेवियर को आप टेबल के थ्रू भी दिखा लो, डायग्राम के थ्रू भी दिखा लो, और यू मे चूज एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. और फर्क क्या है, देखो मैं फर्क के लिए एक ये बनाया था आपके लिए टेम्पलेट सा. पहली स्टेज में स्लोप ऐसी है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रेट में. पहले तो आपको सबको ये याद करना चाहिए कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या लिखना है. यहां पे आएगा वेरिएबल फैक्टर्स, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. ये मैंने बड़ी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था इकोनॉमिक्स का नियम कि क्वांटिटी, आउटपुट, यूनिट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है. और जो वेरिएबल है जिसके कंपैरिजन में स्टडी कर रहे हैं, वो जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन प्रोडक्शन का नियम है ना, तो वो यहाँ आएगा. ये सबसे पहले ध्यान में रखना. अब तीनों स्टेजेस में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट स्टेज में स्लोप है ऐसी, विच इंप्लाइज हायर रेट ऑफ द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई. सेकंड स्टेज में स्लोप है ये जेंटलर, विच मीन्स एवरी नेक्स्ट लेबर इज प्रोड्यूसिंग लेस देन द प्रीवियस वन. कि उत्पादन तब बढ़ तो रहा है उत्पादन, लेकिन अब धीमे धीमे बढ़ रहा है. उस धीमे धीमे का मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है. बताता हूं कैसे. और ये थर्ड स्टेज में तो खैर समझ में आ जाता है, नेगेटिव रिटर्न, कि बढ़ने के बजाय टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो है वो फॉल ही हो जा रहा है. तो ये जो लॉ है इसको आप ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो. ये मैंने उसको बताया भी था प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर देख लो एक बार, आप ऐसे भी तो बता सकते हो. और ये रेड वाले नहीं लिखो आप, पहले फॉर्मेट बना लो. ये फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड ही आएगा, वेरिएबल फैक्टर होता है मेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ा ली लेबर, और ये लिख लो पहले. और जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखो 2, ये तो मैंने एक तरह से 2 का टेबल लिख दिया, 2 4 6 8, 8 के बाद 6 4 2 0, फिर -2 -4. आप 1 2 3 4 5 6 लिख लो, या 5 10 20 15 20 कुछ भी लिख लो आप. इसको पहले बनाओ, बना लिया. अब फॉर्मूला याद करो, मार्जिनल से टोटल बनता है. ये रहा फॉर्मूला, देखो. मार्जिनल निकालना हो, सॉरी टोटल निकालना हो तो मार्जिनल ऐड करते जाओ. हमने तो मार्जिन लिख लिया ना, 2 4 6 8 2 4 6 8 करके लिख लिया. लेकिन अगर हमने इसे टोटल निकालना है तो मार्जिनल को सम ऑफ करते जाओ. तो करते जाओ सम ऑफ, सिंपल तो है. पहला 2 2 का 2, मतलब इसका मतलब क्या है कि पहला मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है वो भी तो बताया था मैंने आपको, कि फर्स्ट आदमी मान लो रोल नंबर 1 है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, रोल नंबर 2 है वो 4 प्रोड्यूस कर रहा है, रोल नंबर 3 है वो 6 प्रोड्यूस कर रहा है, रोल नंबर 4. तो ये इंडिविजुअल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मेड बाय ईच वेरिएबल फैक्टर. तो इनको सबका ऐड करते जाओ. 2 का 2 2 + 4, अगला 4 प्रोड्यूस कर रहा, टोटल 6 हो गया. अगले ने जैसे 6 प्रोड्यूस की तो टोटल 12 हो गया. अगले ने 8 प्रोड्यूस की, टोटल 20 हो गया. ऐड करते जाओ, आता जाएगा. तो मार्जिनल से टोटल निकाल लो, और वंस यू गेट टोटल आप एवरेज निकाल सकते हो. एवरेज में तो डिवाइड करना है टोटल आउटपुट और लेबर को. पर लेबर कितना प्रोड्यूस कर रही है वैसे, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 10 डिवाइडेड बाय 3 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, एंड सो ऑन. तो आप ऐसे भी टेबल बन सकता है. अब जहां तक इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट, 2 4 6 8, वहां तक आपकी पहली स्टेज. ठीक है. फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ता ही जाएगा, टोटल प्रोडक्ट तो यहां तक बढ़ेगा. फिर यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा 32 कांस्टेंट. और जब ये कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है. देखो, और वो क्यों होता है, 32 - 32 करेंगे तो 0 ही आएगा. जहां पर 0 आ रहा है वहां तक आपकी होगी सेकंड स्टेज, और लास्ट होगी थर्ड स्टेज.
ये आपका बन गया टेबल और शेड्यूल। अब देखो, इसको मैंने आपको ये भी बता दिया कि मार्जिनल से टोटल कैसे निकल सकता है, और ये भी बता दिया टोटल से मार्जिनल। देखो टोटल से मार्जिनल कैसे निकलना है, अगले में से पिछला माइनस करना है। पहला 2 का 2, फिर 6 - 2 4, 12 - 6 6, 20 - 12 8, ऐसे। तो ये क्योंकि आपके बुक्स में दिए हुए क्वेश्चंस कुछ टेबल शेड्यूल से बना के निकालो, उसको प्रैक्टिस करो उसको, और कुछ नहीं। एक मैथमेटिकल टच आता है और थोड़ा बिहेवियर दिमाग में बैठता है कि टोटल प्रोडक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से समझ में आएगा थोड़ा आपको। ये हो गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। देखो लॉ ऑफ ऐसे भी, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, जो मैं पहले बता रहा था आपको। एक तो हम टेबल लिख सकते हैं ना कि स्टेज 1 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इसका सॉरी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लेकिन उसको जब हमने डायग्राम टेबल भी बना दिया, लेकिन अगर उसने बोला शो, एग्जाम में बोला है कि डायग्रामेटिकली यूज करके आप बताओ, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो करना क्या है, पहले वाली स्टेज में स्टीप स्लोप होनी चाहिए, दूसरे में थोड़ी जेंटल स्लोप, फिर लास्ट यहाँ पे कांस्टेंट भी आना चाहिए, मतलब इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो ये वैल्यू, ये वाली दोनों, 7वां लेबर और 8वां लेबर, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो जा रहा है इन दोनों दीज। उसके बाद उसको फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपको स्टेज वाइज दिखाना है तो इसको देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम। इसको नाम दे दो, इसको दे दो P1 P2 P3 P4। प्रोडक्टिविटी आ गई। P1 मीन्स पहले लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, P2 मीन्स दूसरे लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, P3 मीन्स तीसरे लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया, और P4 मीन्स चौथे लेबर ने कितना प्रोड्यूस। और जब आपको स्टेज लिखनी है तो आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो कि स्टेज 1 में P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 इज लेस देन P4, ऐसे लिख दो। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कि दूसरा वाला पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा दूसरे से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, चौथा तीसरे से ज्यादा। तो एवरी नेक्स्ट लेबर इज प्रोड्यूसिंग मोर देन द प्रीवियस वन, कि पिछले लेबर से अगला वाला ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो डायग्राम भी दिखा दो, और इस डायग्राम में इसको P1 P2 P3 ऐसे लिख लो, और नीचे ऐसे एक्सप्रेस कर दो। तो क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है बेटा, वो आप अपने आंसर को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी यूज करो, डायग्राम यूज करो, टेबल यूज करो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करो। दैट मेक्स योर आंसर्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर अट्रैक्टिव। यू शुड रादर डू इट। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप। ये लास्ट टॉपिक है, प्रोडक्शन खत्म, कल हम कॉस्ट शुरू करेंगे। कल हम कॉस्ट शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा, अगर आपने डायग्राम बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दिया बेटा, पढ़ा नहीं पाया मैं, क्या बोल रहे हो? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब राहिल बोल पुत्र, क्या बोलना, बोल राहिल। बेटा ये देखना आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलो, अगर आपको ये डायग्राम सही से समझ में आ गया, आपको यही बिहेवियर यहीं से भी समझ में आ गया था जब हमने लॉ ही समझाया आपको। ये जो यहां पे दिख रहा है टेबल में TP AP MP, जब इस बिहेवियर को हम प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह का बनेगा, और लॉजिकली बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा? जब पहला TP तो हम बता चुका मैं आपको कि टोटल प्रोडक्ट, देखने ध्यान से समझना बेटा इसको, इसमें 2 ही 3 चीजें समझने वाली हैं। अगर वो समझ में आ गई तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको एक क्लास खत्म होते करके दिखाता हूं। TP तो बता चुका कि स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज कर रहा है एट ए डिक्रीजिंग रेट, देन बिकम्स कांस्टेंट, देन फॉल्स। ठीक है, 4 बिहेवियर। अब रेड वाली लाइन जो है वो एवरेज प्रोडक्ट है, और एवरेज का ज्यादा बिहेवियर है ही नहीं है।
average product curve rises gently and reaches its maximum where stage 1 ends. Stage 1, 2, 3. So where stage 1 ends, AP is maximum, and further AP keep on falling gently and it never touches x-axis, क्योंकि औसत कभी जीरो नहीं हो सकती ना. देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इसको रखो 1 एकड़ लैंड ही, इधर लेबर कर दो आप 1 लाख, ठीक है, और आउटपुट आप जैसी भी मर्जी कर लो. आप एवरेज डिवाइडेड बाय लेबर ही है ना, आप जितनी मर्जी वैल्यू बड़ी कर लो, 1 लाख ही कर लो लेबर, तब भी वो जीरो तो नहीं आएगी ना वैल्यू, वो 0.000001 आएगी या 11 आ जाएगी, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगी. तो एवरेज कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि औसत निकालने के लिए टोटल को उससे बांटा जाता है, टोटल को लेबर से बांटा जाएगा. हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि लेबर बहुत ज़्यादा हो गई और टोटल प्रोडक्ट कम होगा, तब भी वो जीरो तो नहीं होगा ना. तो एवरेज कैन नेवर बी जीरो, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो रेड वाला है, इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस, होता ही नहीं है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर तो ये रहा ना कि पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर जीरो ही हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है. तो देखो ये ब्लू वाली वैसी तो बिहेव कर रही है. पहले 4 लेवरों में मार्जिनल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और फर्स्ट जो स्टेज है उसी में ही अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है. कर्व, ये कर्व की बात कर रहा हूं, डायग्राम में वैसा नहीं बैठेगा, और सॉरी टेबल में, डायग्राम में, क्योंकि स्टेज 1 जहां खत्म हो रही होती है वहां पे एवरेज और मार्जिनल को बराबर होना है, दोनों इक्वेट करते हैं. और मार्जिनल कर्व ज़्यादा तेजी से राइज कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरा इसका बिहेवियर है कि वो यहाँ पे जीरो हो रहा है. क्यों हो रहा है जीरो? क्योंकि यहाँ पे टीपी मैक्सिमम है, और जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल जीरो ही होगा. देखो ना, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा 32 मैक्सिमम, देखो यहाँ पे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा, ठीक है. अब टोटल प्रोडक्ट जब तेजी से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी तेजी से ही बढ़ता है, लेकिन जब टोटल प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा होता है. तो कहने का मतलब मोटा माटी, फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट ब्लू वाला राइज करता है, सेकंड स्टेज में फॉल करता है, जहाँ सेकंड स्टेज खत्म हो रही होती है वहाँ पे वो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, और थर्ड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है. यही है ना, -2 -4, यही वैल्यू थी ना हमारी, 0 2 4 6, फिर यहाँ था 8, फिर 6 4 2 0, ऐसे थे ना, 2 4 6 8 6 4 2 0 -2 -4. तो ये बिहेवियर. अब आपको लिखना कैसे है, अगर आपको पूछता है एग्जाम में, पूछेगा क्या, आप घर में जाके देखना ना अपनी बुक्स में कितने क्वेश्चन डाले होंगे उसने, कैसे डाले होंगे मैं बताता हूँ आपको. नहीं तो लिखना, अगर आपको कभी आ जाए क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एंड एमपी, तो क्या करना, आपने एक शेड्यूल बना लेना. बड़ा सिंपल सा है, शेड्यूल क्यों बनाना, आप फिर बात वही आ गई कि आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो. इट इज योर क्रिएटिविटी. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इधर लिख लो टीपी एपी एमपी. बड़ी सिंपल चीजें लिख, ऐसा ग्रिड सा कि फर्स्ट स्टेज में टीपी किस तरह से बिहेव करता है वो यहां लिखना हमने. सेकंड स्टेज में टीपी कैसे करता है, कि बोल लिखते हैं ना, देखो. अब कर्व को दिमाग में रखना, क्योंकि वो सब जो कर्व में बना है वही तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे. टीपी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो देखो सारे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. तो टीपी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन with the initial increase in variable factors, total product increases very steeply or very fastly. इतना ही लिखो, बाकी एपी और एमपी में लिख लेंगे, या और बड़ा करना है तो लिख लो which means कि every next unit of labor is producing more than the previous one. ये हो गया. अब सेकंड स्टेज में इन दिस ज़्यादा लंबा लिखना तो लिख दो इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब बीच की स्टेज है, 3 में से बीच का है ना ये. इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज, full stop. In this stage,
with the application of variable factors / labor, total product does increase, but at a decreasing rate, which means every next unit of labor is producing less than the previous one. Full stop. At the end of this stage, TP becomes constant or TP curve becomes parallel to x-axis. Or third stage में, this is the final stage, full stop. In this stage, with further application of variable factor, total production for first times starts falling. आगे ना तीनों ही, ये ब्लैक वाला पहली स्टेज, दूसरी स्टेज कांस्टेंट और थर्ड स्टेज. अब एवरेज प्रोडक्ट ये रेड वाला, इसका तो बड़ा सिंपल सही है. ये फर्स्ट स्टेज में राइज करके फर्स्ट स्टेज जहाँ खत्म हो रही थी वहीं पे ही मैक्सिमम होता है, और उसके बाद तो ये इट कीप ऑन फॉलोइंग जेंटली. लिख दो एवरेज प्रोडक्ट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट राइजेस जेंटली, क्योंकि तेजी से नहीं राइज करता है, जेंटली राइज करता है. तीनों कर्व में सबसे नीचे यही है, देखो 1 2 3 स्टीप, ये भी स्टीप ही है लेकिन ये जेंटल है, रेड वाला. तो इट हैज ए जेंटल राइज एंड इट रीचेस मैक्सिमम वेयर स्टेज 1 एंड्स. स्टेज 2 में तो एवरेज प्रोडक्ट कीप ऑन फॉलोइंग जेंटली. थर्ड में भी एवरेज प्रोडक्ट कीप ऑन फॉलोइंग जेंटली एंड इट नेवर बिकम्स इक्वल टू 0. तो अब एमपी, ये ब्लू वाली लाइन कर्व स्टार्टिंग में तेज राइज कर रहा है, फर्स्ट स्टेज में ही अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर ले रहा है, ये देखो, और गिरना भी चालू हो गया फर्स्ट स्टेज में ही. और जहाँ पे स्टेज 1 खत्म हो रही है वो एपी और एमपी बराबर भी हो रहे हैं, इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं, और यहाँ पे एमपी 0 के बराबर हो जा रहा है और यहाँ पे नेगेटिव. बस यही लिखना है हमने. फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. द इनिशियल वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूसेस मोर देन द प्रीवियस वन और एमपी कर्व राइजेस. सेकंड स्टेज, अच्छा इसमें लिखना है कर्व में बिहेवियर. In first stage only, MP achieve its maximum and starts falling, F-A-L-L-I-N-G, falling, full stop. फिर ये भी लिखना है कि MP curve cuts AP curve where stage 1 ends. इसमें MP curve falls steeply and it becomes equal to 0 where this stage ends. और फाइनल स्टेज में MP goes negative. ये रिलेशनशिप है. तो देयर इज नथिंग टू मेमोराइज. और ये ऐसा ही क्यों है, उसका लॉजिक भी है, लॉ पे बेस्ड है. ये अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे हम ना. लॉ क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शंस का. वो क्या हुई, शॉर्ट रन में जी फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिक्स्ड ही रहता है और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया जा सकता है. तो इसलिए वो प्रोपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग. उस लॉ पर ही बेस्ड है ये आपका लॉ ही पहले बेस्ड है, उस प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ है. उसके बाद उसी लॉ पर बेस्ड है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी. आई होप ये समझ आ गया होगा सबको. पूछ लो बेटा, किसी ने कुछ पूछना है तो. खत्म हो गया प्रोडक्शन में, इतना ही है. अच्छा एक मिनट, जैसे मैं क्वेश्चन रखता हूं यहां से, मेरे को पता ना इसमें से रिलेशनशिप आएगा ही रिलेशनशिप पे. देखो इस तरह के काफी न्यूमेरिकल्स हैं और ये एक एक मिनट में निकलेगा आपका, एक एक मिनट में. इट वॉन्ट टेक टाइम. अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर जो मर्जी डाल दे आपको आपसे गलती नहीं करवा सकता. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लैरिटी से टॉपिक समझते हो. फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, रुको देखते हैं कौन बताता है. ये खुद ही डाल देता हूं, रुको. चलो ये रहा, देख के आंसर दो. When AP is falling, ट्रू और फॉल्स है. रीजन भी बताना है और ट्रू और फॉल्स. आपने ये भी बताना है ट्रू है या फॉल्स है. फिर आपने ये रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है.
when AP is falling, MP is less than AP. Yes, sir. Yes sir, नहीं, true false. Sir, true. हाँ, why? Sir, because when AP is falling at the end of stage 1, when AP is falling, the MP intersect the AP and it goes down less than the AP. इसको ये लाइन जरूर लिखनी बेटा, ठीक बोल रहे आप, ठीक बोल रहे कि स्टेज 1 एंड के बाद वो दोनों फॉल करना शुरू करते हैं, तो उसमें ये लाइन जरूर लिखो, वेयर MP फॉल्स फास्टर देन AP, कि उसे ज्यादा तेजी से गिर रहा है. देखो इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है और ये एकदम कितना तेजी से फॉल हो रहा है, तो इसमें ये लाइन लिखो. Yes, sir. हाँ, अब देखो ये विजिबल है. अच्छा रुको, मैं और पूछता हूं. When AP is constant, MP is less than AP. बताओ. When AP is constant, MP is less than AP. True. नहीं जी, AP कांस्टेंट यहाँ पे है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यू. वहां पे तो AP और MP दोनों बराबर हैं. चलो मैं और पूछता हूँ, मैं बुक से पूछता हूँ ना, ऐसे हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ. टिपिकल से क्वेश्चन पूछते हैं ना. चलो आप ऐसे बताओ मेरे को. How will AP change? How will average product change when TP rises at a decreasing rate or diminishing rate? How will AP change when TP rises at diminishing rate या decreasing rate? क्या बेटा सामने तो है. अरे क्या कर रहे हैं? AP decrease होगा. हाँ, AP will fall. ये है ना जहां पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट, तो AP तो Yes, sir. फॉल्स ना. चेंज क्या आएगा? इट विल फॉल. Yes, sir, but कभी वो x-axis को टच नहीं करेगा. हाँ नहीं, वो थर्ड स्टेज में वो टच करने वाला फैक्टर ना लाइन, वो यहाँ पे मेंशन करो, क्योंकि लास्ट वाली स्टेज है और थोड़ा पास में भी आ गया है. हम तो यहाँ की बात कर, यहाँ पे नहीं लिखो आप, वो स्टेज के हिसाब से रिलेशनशिप. पर चलो इतना समझ में तो आया आपको, ठीक है. सर हम